तो अब हम शुरू करने वाले हैं क्वांटम नंबर। आज की क्लास बड़ी ही शानदार क्लास होने वाली है। तुम्हारे स्कूल में सिंगल लाइनर क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। सब कुछ पहले से देखो। तो अब तुम एक एटम में इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर कहां पर है, क्योंकि हाइजेनबर्ग बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को साथ साथ और सही सही नहीं नापा जा सकता। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आया जिसे हम बोलेंगे क्वांटम नंबर। क्या चीज हमारे पास आ गई यहाँ पे? क्वांटम नंबर एक शब्द आया। तो क्वांटम नंबर एक डायमेंशनलेस है, ये नंबर है। जैसे मैं बोल रहा हूँ नंबर 1 2 3 4, ये एक डायमेंशन है, इनके पीछे कोई यूनिट नहीं लगा हुआ है, इनके पीछे कोई यूनिट नहीं है। तो ये एक ऐसे नंबर है जिससे मैं इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है। अब उसकी अगर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है तो कितना दूसरे क्वांटाइज पैरामीटर है, एनर्जी, शेप, क्या किस ऑर्बिटल में है, क्या है उनका शेप है, ये सारी चीजें तुमको पता लगेंगी। तो जब तुम इलेक्ट्रॉन के एनर्जी, साइज, शेप और ओरिएंटेशन को, एनर्जी, साइज और शेप और ओरिएंटेशन को देखना, नापना चाहते हो, तो तुमने यहाँ पे क्वांटम नंबर लाया। तो श्रोडिंगर ने 3 क्वांटम नंबर दिए। तुम जब श्रोडिंगर इक्वेशन देखते हो तो श्रोडिंगर साहब ने तुमको 3 क्वांटम नंबर दिए। अपने इसमें 3 क्वांटम नंबर, एंड दैट इज प्रिंसिपल। तो जब तुम रेडियल पार्ट को सॉल्व कर रहे थे तो तुम्हें एन की वैल्यू मिल रही थी, और रेडियल पार्ट ने तुम्हें 2 क्वांटम नंबर दी, एन और एल। एन के एल के बारे में तुम्हें पूरा जानना था तो तुमने एंगुलर पार्ट को भी सॉल्व किया। तो उन्होंने यहाँ पे 3 क्वांटम नंबर दिए हैं, एन, एल और एम। श्रोडिंगर के इक्वेशन में तुमने यहाँ पर 3 क्वांटम नंबर दिए। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल मतलब एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, एम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इलेक्ट्रॉन की, तो अब एक ऑर्बिटल, तुमको अब एक चीज समझना है, एक ऑर्बिटल के बारे में तुम्हें जानना है। अगर तुमको एक ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन चाहिए है तो तुम्हें 3 क्वांटम नंबर से काम हो जाता है, एन, एल और एम। पर अगर तुम एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना चाहते हो, तो एन, एल, एम और एक चौथा क्वांटम नंबर आया स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे तुम एस से दिखाते हो। यहां पर एक फोर्थ क्वांटम नंबर आया जिससे तुम स्पिन क्वांटम नंबर को एस से दिखाते हो। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जानने के लिए 4 क्वांटम नंबर है। ऑर्बिटल के बारे में अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हारे पास 3 क्वांटम नंबर, एन, एल और एम। अब ये क्वांटम नंबर की हम एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे इस क्लास में कि क्या है अपने क्वांटम नंबर। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर ला रहा हूं, एन। एन क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर एन, इसे तुम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हो। इसे तुम क्या बोलते हो? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दिस विल गिव आइडिया अबाउट शेल। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? शेल नंबर इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। शेल नंबर इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ये शेल के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हाइजेनबर्ग ने अपनी थ्योरी में ये प्रूफ कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होगा। तो एन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस पे नहीं होगा, तो शेल नंबर 0 नहीं हो सकता। अगर शेल नंबर का 0 नहीं है तो मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में। एन की वैल्यू कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। एन कैन नीदर बी 0 नॉर बी फ्रैक्शनल। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन में तुमको पहले समझा दो, फिर उनको लिखना और सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अब जो परमिटेड वैल्यू एन की है, जो भी परमिटेड वैल्यू ऑफ एन है, वो है तुम्हारी 1 2 3 4 5 6 7। अभी हम एटम में सिर्फ 7 तक वैल्यू यूज कर रहे हैं, पर एक एटम के अंदर ये इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। अभी जो तुम एटम में यूज कर रहे हो उसके लिए
कितने एनर्जी लेवल है? अभी जो हमारे पास प्रेजेंट एटम है उनमें 7 एनर्जी लेवल है जिनमें इलेक्ट्रॉन हो सकती है। क्या हाइड्रोजन में 7 होंगे? नहीं, हाइड्रोजन में तो इनफाइनाइट है, पर उसकी फर्स्ट एनर्जी लेवल में ही इलेक्ट्रॉन है। इनको कभी तुम नाम देते थे, इनका कभी नाम आया KLMN, KLMNOPQ। ये जो नाम थे ये बोहर ने दिए थे। ये जो नाम ऑर्बिटल के आए, ये नाम इनको बोहर ने दिए थे। तो जो न्यूक्लियस के पास सबसे पहला शैल होगा उसको तुम नंबर दोगे 1। फिर जो दूसरा शैल होगा, शैल एक जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, वो शैल को तुम नंबर दोगे 2। दीज आर नॉट ऑर्बिट, शैल इज नॉट द ऑर्बिट। देखो बोहर ने ऑर्बिट को KLM दिया था, दीज आर द नेम ऑफ शेल। ये किस चीज के नेम है? दीज आर द नेम ऑफ शेल। तो जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला शेल है उसको तुम नंबर 1 देते हो। अब एन की वैल्यू बढ़ जाए, हायर द वैल्यू ऑफ एन, हायर द वैल्यू ऑफ एन, अगर तुम्हारे पास एन की वैल्यू बढ़ के आती है, ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। ग्रेटर या लार्जर इज डिस्टेंस ऑफ, ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। तुम जितनी ज्यादा एन की वैल्यू होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की दूरी होगी, एंड ग्रेटर विल बी द साइज ऑफ शेल, लार्जर साइज ऑफ शेल, लार्जर साइज। अब इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट शेल का साइज सेकंड से छोटा है, थर्ड वाला जो है वो सेकंड से बड़ा है, और अभी एटम में 7th जो एनर्जी शेल है वो सबसे बड़ा और सबसे दूर है। न्यूक्लियस से सबसे बड़ा और सबसे दूर है, न्यूक्लियस से सबसे बड़ा और सबसे दूर एनर्जी लेवल का शेल है। अब एनर्जी एनर्जी शेल की या सब शेल्स की दो चीजों पे डिपेंड करती है, एन और एल पे। अब आगे हमको क्या पता लगेगा? देखो आगे हमें इस एन से क्या पता लगेगा? एन जो है वो तुम्हें क्या बताएगा? देखो एन बताएगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी शेल में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा NH/2 पाई, उसको तुम लिख सकते हो NH क्रॉस। अगर कोई इलेक्ट्रॉन शेल में है तो उसमें उस शेल में क्या होना है? एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं बोलूं कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन? NH/2 पाई, H/2 पाई। एन तो 1 हो गया। सेकंड शेल में 2H/2 पाई, थर्ड शेल में 3H/2 पाई। तो अगर तुमको कहीं कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, अगर तुमको कहीं पे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो तुम यहां पे बता पाओगे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल विल बी इक्वल टू NH क्रॉस। H भी कांस्टेंट है, H क्रॉस एक छोटा कांस्टेंट है, H/2 पाई। H क्रॉस होता है H/2 पाई, जो क्वांटम मैकेनिक्स में लिखा जाता है। अब तुम एटम के अंदर अगर तुम यहां पर रीजन देखोगे, न्यूक्लियस के बाहर जो रीजन है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू शेल, शेल के अंदर होंगे सब शेल्स और सब शेल्स के अंदर होंगे ऑर्बिटल, सब शेल्स के अंदर होंगे तुम्हारे ऑर्बिटल्स। शेल होंगे, शेल्स होंगे, तो शेल्स के बारे में तुम जानोगे एन से, सब शेल के बारे में जानोगे तुम क्वांटम नंबर एल से, ऑर्बिटल्स के बारे में जानोगे एम से। तो अब शेल के अंदर ही तो सब शेल है, सब शेल के अंदर ही तो ऑर्बिटल है, तो तुम ऐसे बोलोगे कुछ ऑर्बिटल मिलते हैं या कुछ ऑर्बिटल होंगे जिनको सब शेल्स बोलोगे। अब तुमको बताओ किनको तुम सब शेल बोलोगे, किनको तुम सब शेल बोलोगे? तो अब देखो एन, अब एक शेल में अब एन की कोई वैल्यू होगी, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन। अब तुम एनी वैल्यू ऑफ एन, अगर मैंने बोला N2 है या N1 है या N3 है या N4 है, इससे में क्या पता लगा? तो ये पहली इंफॉर्मेशन हमको बताएगा, ये हमको बताएगा टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स, टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल। एक शेल में कितने सबशेल होंगे?
दैट विल बी इक्वल टू n। अब बताओ फर्स्ट शेल में कितने सब शेल होंगे, एक। सेकंड शेल में कितने सब शेल होंगे, दो। तो फिफ्थ शेल में कितने सब शेल होंगे, मुझे बताओ फिफ्थ शेल में कितने सब शेल होंगे। हाउ मेनी सब शेल्स बीइंग प्रेजेंट इन द फिफ्थ शेल ऑफ एनी एटम, कितने होंगे जल्दी बताओ मुझे। 5। थर्ड शेल में कितने होंगे, थर्ड शेल में बताओ मुझे गर्वित, गर्वित बेटा बताओ कितने होंगे थर्ड शेल में, कितने सब शेल्स होंगे। 3। अभी मैं तुम 3, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, 5 में 5, 1 में 1। तो तुमको इस वैल्यू से देखो, वैल्यू ऑफ n, अगर तुम्हें n मालूम है तो तुम बताओगे कि वो इलेक्ट्रॉन किस शेल में है और उस शेल के अंदर कितने सब शेल्स हैं। अब दूसरा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, ऑर्बिटल्स इन अ शेल। अब एक शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तुमको यहां पर इस चीज को ऐसे समझना है। देखो तुम दो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, शेल के अंदर सबशेल होता है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। ये ऑर्बिटल से मिलकर सबशेल बनता है। बहुत सारे सबशेल या कुछ शेल मिलके एक ऑर्बिटल मिलके सबशेल बनाएंगे, सबशेल मिलके ऑर्बिटल बनाएंगे। तो अब मुझे तो किसी एटम के शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तुमको मालूम है ये फॉर्मूला। किसी एटम के अंदर शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, ये होंगे n²। कितने होंगे बेटा, ये n²। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, एक ऑर्बिटल में कितने शेल होंगे तो वो शेल का नंबर कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू n²। अच्छा, क्या तुम्हें ये मालूम है एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने बिल्कुल शुरू शुरू में पढ़ाया था। तो पॉलीज नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। किसी भी ऑर्बिटल, अभी तुम्हें सब कुछ बताऊंगा ऑर्बिटल, जो तुम लास्ट क्लास में श्रोडिंगर से नहीं समझ पाए वो तुम क्वांटम नंबर से समझ जाओगे। अब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये क्या लिख रहा हूं ये सब कुछ तुमको क्लियर होगा, बस तुम बोर्ड पे या स्क्रीन पे अपनी नजर बनाए रखना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, ये तो तुमको मालूम होगा, ये तो तुमको मालूम होगा। मैंने बोला एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो जितने ऑर्बिटल होंगे उसके डबल इलेक्ट्रॉन। ये तो तुमने 10th में भी पढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। तो आप देखो, अगर तुमने एक एटम को लिया है, अगर एक एटम को लिया, ये उसका पहला शेल बनाया, ये उसका दूसरा शेल बनाया, ये उसका तीसरा शेल बनाया, ये उसका चौथा शेल बनाया। अब तुमने एक एटम के बहुत सारे शेल बना दिए। अब तुमने एक एटम के बहुत सारे शेल को बना दिए। यहां देखो, एक एटम के तुमने बहुत सारे शेल्स को बनाया। मैं एक बार शेल्स को नीचे बता दे रहा हूं, तुमको यहां से ये इंफॉर्मेशन समझना, क्योंकि लिखना नहीं है, ये अप्लाई करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये ऑर्बिट नहीं है, ये शेल है, ये ध्यान रखना, ये चौथा शेल है। अब इससे तुम बोलते हो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। अब इनका नाम, ये कहलाएगा k, ये कहलाएगा l, ये कहलाएगा m, ये कहलाएगा n। k l m n, k l m n, बड़े लेटर तुमने किसके लिए लिखे, शेल्स। अब पहले शेल में कितने सब शेल होंगे मुझे तो, पहले शेल में कितने सब शेल होंगे, न्यूक्लियस के बाहर, इसमें एक ही सब शेल होगा। इस वाले में कितने सब शेल होंगे, 2। इस वाले में कितने सब शेल होंगे, 3। इस वाले में कितने, 4। इस वाले में कितने, 5। कुछ तो कहीं ओवरलैप हो रहा, फिर से नंबरिंग लिख कर लेते हैं। मैंने जब शुरू में नंबर लिया तो मैं इसको बोल रहा हूँ, इस वाले में होंगे 1। नंबर ऑफ सब शेल की अगर तुम बात करो तो यहाँ होंगे 1, यहाँ होंगे 2, यहाँ होंगे 3, यहाँ होंगे 4, इसके बाहर वाले में 5, 6, 7। तो जैसे जैसे तुम जाओगे वैसे वैसे शेल क्या, तो जैसे 1 से तो दूरी बढ़ गई, साइज बढ़ गई, दूरी बढ़ गई और साइज बढ़ गई। अच्छा, अब मुझे बताओ ये क्या चीज थी जो मैंने अभी लिखा, तो ये होंगे तुम्हारे सब शेल्स। अभी मैं इन सब के बारे में तुम्हें बताऊंगा, सब शेल्स। अब ऑर्बिटल्स बोलूं, यहां पर मैं तुमको बोलूं ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स
तो ऑर्बिटल्स होंगे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो 5th शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? या मैं तुमसे बोलूं कि 7th शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 49। 5th शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 25। 10th शेल, फ्यूचर में यूज होने वाले 10th शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? अगर मैं तुमसे बोलूं फ्यूचर में यूज होने 100, तुमको देखो कितनी जल्दी समझ। अब मैं बोलूं यहाँ इलेक्ट्रॉन, देखिए अब मैं यहाँ पर आई एम राइटिंग हियर इलेक्ट्रॉन। अब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं? अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो वो तुमको यहां समझना है। पहले वाले सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दैट विल बी इक्वल टू 2। दूसरे वाले में कितने होंगे? 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 8। 2 इंटू 2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 80। फोर्थ शेल में 4 स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32। फिफ्थ शेल में 50। सिक्स्थ शेल में 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 2 72। सेवन शेल में 98। किसी भी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 18, फोर्थ शेल में 32, फिफ्थ शेल में 50, सिक्स में 72, 98। ये तो तुमने 10th में भी पढ़ा था, ये पार्ट तुमने 10th में भी पढ़ा। पर इन इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए अब तुमको एक रूल लगता है जिसे तुम बोलते हो ऑफ बाउ। इसको रखने के लिए तुम्हें चाहिए ऑफ बाउ का रूल और n+l मॉड्यूलिंग रूल, n+l का रूल चाहिए। इन इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए तुम्हें एक और क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी जिसे तुम बोलोगे एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। अब देखो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके एक और कांस्टेंट मिला, एक और नंबर मिला, एक और डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिली जिससे तुमने बोला एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। देखो एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, इसी को अब देखो ये सब शेल की एनर्जी भी बताता है। यहां पर तुम देखो जो दूसरा वाला क्वांटम नंबर है, तो शेल्स की एनर्जी किससे पता लगती है? एन से। सब शेल्स की एनर्जी किससे पता लगती है? एन और एल दोनों से। सब शेल की जो एनर्जी है वो किससे पता लगती है? एन और एल से। तो एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, इसे सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी तुम बोलते हो, इसे तुम सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलोगे। ये क्या करता है? क्वांटम नंबर एल, इट determines the angular momentum of electron. It determines the angular momentum of electron. ये क्या करेगा? angular momentum of electron in a subshell. देखो in a subshell, it determines the angular momentum of electron in a सबशेल। एक सबशेल में इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को बताएगा, इसलिए तुम इसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हो, इसलिए तुम इसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोल देते हो, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हो। अब तुम यहां देखो, तुम्हारे पास दूसरा क्वांटम नंबर आया क्योंकि तुम अब सबशेल्स की एनर्जी बताना चाहते थे। तो सबशेल्स की एनर्जी होगी वही इलेक्ट्रॉन की सबशेल में एनर्जी आ जाएगी। तो जब तुम इलेक्ट्रॉन के लिए तो सब्सिडरी क्वांटम नंबर क्यों बोलते थे? सिंस इट डिटरमाइन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। इन एक सबशेल में ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बताएगा, मतलब जो सबशेल की एनर्जी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। तो ये सबशेल में इलेक्ट्रॉन के फिलिंग के ऑर्डर को बताएगा, इसलिए तुम इसे सब्सिडरी या हेल्पिंग क्वांटम नंबर बोलते हो। इससे तुम सब्सिडरी या हेल्पिंग क्वांटम नंबर बोलते हो। अब एन, वैल्यू ऑफ एल, एल की कोई एक नंबर होगा, एल की कोई एक वैल्यू होगी, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एन, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एन। मतलब पहले एन की वैल्यू मालूम होगी तब हमको एल होगा।
बिना n की वैल्यू को जाने हम l की वैल्यू नहीं जान सकते। तो ये जो तुम्हारा क्वांटम नंबर है, प्लीज ये जो तुम्हारा क्वांटम नंबर है बेटा, शायद क्लास अब हो जाए, बीच में मेरा कनेक्शन लॉस हो रहा था। ठीक, अब चलो, अब तुमको यहां पर एक चीज समझनी है, ये जो तुम्हारा वैल्यू ऑफ एल है ना, वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एन। एल की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? एन। तो एक शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे? वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एन। अब फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, अब देखो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, एन की कोई एक वैल्यू आई। अब तुम्हारे पास एन की कोई एक वैल्यू आई, एन की तुमने कोई एक वैल्यू ली, भाई तुम एन की वैल्यू कुछ भी ले लो, तुम एन की वैल्यू कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 कुछ भी ले लो। तो जो तुमने एन की वैल्यू ली, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, एन की अगर तुमने कोई भी वैल्यू ली है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, देयर आर एन वैल्यूज ऑफ एल, देयर आर एन वैल्यूज ऑफ एल। अभी क्या लिख दिया सर आपने, एन वैल्यूज और ये एल वैल्यूज, हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब समझो, अगर एन 1 है तो एल की एक ही वैल्यू होगी, 1 वैल्यू होगी। अब अगर एन 2 है तो एल की 2 वैल्यूज होंगी, 2 वैल्यू, 2 नंबर होंगे एल के। अगर एन 3 है तो एल के 3 नंबर होंगे, 3 वैल्यूज होंगी। अभी बताता हूं क्या होंगी। अगर एन 4 है तो एल की 5 वैल्यूज होंगी। अगर एन 4 है तो एल की 5 वैल्यूज होंगी। अगर एन 4 है तो एल की 5 वैल्यूज होनी है। ये वैल्यूज कहां से कहां तक आएंगी, तुम्हें अब ये भी समझना है। अब देखो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन देयर आर एन वैल्यूज ऑफ एन। ये समझ में आया कुणाल? तुमको ये बताओ कुणाल। यस सर। अच्छा बताओ, अगर एन 1 है तो एल की कोई एक वैल्यू होगी। अगर एन की वैल्यू 2 है, अगर प्रिंसिपल शेल की वैल्यू 2 है तो एन की एल की कितनी वैल्यू होनी है बेटा? 2 वैल्यूज। अब वो वैल्यूज क्या होनी है वो अपने को समझना। तो परमिटेड वैल्यूज, अब तुम देखो जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, परमिटेड वैल्यू, परमिटेड वैल्यू ऑफ एल इज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। अब एल की वैल्यू 0 से n माइनस 1 है, 0 से n माइनस 1 है, तो L कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, L कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। जैसे n फ्रैक्शनल नहीं है, L की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। L कैन नॉट बी नेगेटिव, L कैन नॉट बी नेगेटिव। अब L नेगेटिव नहीं है, L की मैक्सिमम वैल्यू, L की मैक्सिमम वैल्यू, L मैक्सिमम वैल्यू इज n माइनस 1। तो L की वैल्यू कभी भी n के बराबर भी नहीं है। L की ये जो वैल्यू है ये कभी भी n के बराबर नहीं। अब देखो, अगर n 1 है तो L की एक ही वैल्यू होगी और वो वैल्यू है 0। यहाँ पे नंबर 0 नहीं है, वैल्यू 0 है। जैसे तुम कंप्यूटर चलाते हो तो दो बाइनरी डिजिट चलते हैं, 0 और 1। तो जब तुमने बाइनरी वैल्यू 0 बोली तो उसका मतलब वो 0 नहीं हो गया, वो एक वैल्यू थी। अब देखो, जब n 2 था तो L की 2 वैल्यूज होंगी, 0 और 1। जब n 3 था तो L की 3 वैल्यूज होंगी, 0 1 और 2। जब n 4 था तो L की चार वैल्यू होंगी, 0 1 2 और 3। तो जब n 5 था तो L की, जब n 5 था, यहाँ पे 4 नहीं है, 4। जब n 5 था तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएंगी? 5 वैल्यू। और वो 5 वैल्यू क्या होनी है? 0 1 2 3 एंड एन की वैल्यू किसी भी जगह, किसी भी एन के लिए एल बराबर नहीं हो सकता, किसी भी जगह पे एन बराबर नहीं हो सकता है। अब देखो, जो तुमको एन की वैल्यू दी है, मैंने क्या बोला? जितनी एन की वैल्यू होगी, जितनी एन की वैल्यू होगी उतनी तुम्हारी किसकी वैल्यू होनी? एल की। जितनी एन की वैल्यू होगी, और हर एक वैल्यू एक सबशेल या एक एनर्जी लेवल को डिफाइन करेगी। ईच वैल्यू ऑफ, तुम ध्यान से देखो, ईच
वैल्यू ऑफ एन, एल किसकी वैल्यू, ईच वैल्यू ऑफ एल डिस्क्राइब पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, डिस्क्राइब पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल बता रहा हूं क्या बोल, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल इनसाइड प्रिंसिपल शेल, इनसाइड प्रिंसिपल शेल। अब एक प्रिंसिपल शेल के अंदर, एक प्रिंसिपल शेल के अंदर हर एक वैल्यू एल की एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल को डिटरमाइन करेगी, मतलब वो एक सब शेल हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल, नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल, नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल, एक शेल के अंदर कितने सब शेल्स होंगे, एक शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे, ये तुमको यहां पे पता लग पाएगा हर एक वैल्यू। अब देखो, तो इसका मतलब जब n1 था, एल की वैल्यू एक ही वैल्यू थी 0, इसका मतलब यहां पर एक ही सब शेल है, उसको तुम लिखोगे 1s। यहां पर एक ही सब शेल है जिसे तुम लिखोगे 1s। सेकंड में दो वैल्यू थी, तो इसका मतलब यहां दो सब शेल है 2s और 2p। सेकंड शेल में दो सब शेल है 2s और 2p। थर्ड शेल में तीन सब शेल है 3s 3p 3d। फोर्थ शेल में चार सब शेल है 4s 4p 4d 4s। इसी तरह से फिफ्थ शेल में पांच सब शेल है 5s 5p 5d 5f 5g 5s 5। अब यहां पर एक और चीज समझ, जब l 0 है तो इसका मतलब होता है s सब शेल, जब l 1 है तो इसका मतलब होता है p सब शेल, जब l 2 है तो इसका मतलब होता है d सब शेल, जब l 3 है तो f सब शेल, l 4 है तो इसका मतलब g सब शेल, फ्यूचर में यूज होने वाला gh। ये भी तुमको फिक्स कर दिया गया इंडिपेंडेंटली कि s, ये जो sp df ये आए थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइन से। s का मतलब था शार्प, एस का मतलब जब तुम हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम देखते हो तो उसमें कुछ लाइनें शार्प होती है, तो ये जो लेटर स्मॉल लेटर एस लिखा सब शेल के लिए, इसका मतलब हुआ शार्प। पी का मतलब हुआ प्रिंसिपल लाइन, प्रिंसिपल प्रिंसिपल लाइन प्रिंसिपल लाइन। डी का मतलब हुआ डिफ्यूज। तो ये जो स्मॉल लेटर एस पी डी एफ आए, अब के एल एम एन आई, ये किसके लिए थे, ऑर्बिट, और अब वो शेल का नंबर बन गए। जो बोहर की थ्योरी में ऑर्बिट होता था वो अब शेल का नंबर बन गया। और यहां पर जब तुम्हारे सब शेल्स आए तो उनको तुमने नाम क्या दे दिया, एसपीडीएफ। व्हाट इज द नेम गिवन टू द सब शेल्स, द सब शेल्स आर नेम्ड एज एसपीडीएफ। तो जब भी एल 0 है, अब देखो यहां पर एल की एक वैल्यू 0 है, 0 होने का मतलब क्या हो गया, यहां आगे वाला नंबर n1 1s में जब तुमने यहां पे 1s लिखा, देखो अब तुम यहां पे एक चीज समझो, जब तुमने यहां पर 1s लिखा इसका मतलब हो गया n इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 0। जब तुमने 2s लिखा तो n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 0। जब तुमने 2p लिखा तो n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 1। जब तुमने 3s 3p 3d और 3f भी लिख दिया, देखो समझो, तुमने यहाँ पे 3s 3p 3d 3f भी लिख दिया। तो 3s का मतलब हुआ, यहां पे देखना है तुमको, 3s का मतलब हुआ n इज इक्वल टू 3 l इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 3 l इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3 l इज इक्वल टू 2। अब अगर 3f होगा तो 3f का मतलब देखो क्या हुआ, n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 3। अभी मैंने तुमको बताया कि n की वैल्यू, l की वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं हो सकती है। l कैन नेवर बी ग्रेटर देन इक्वल टू n। l की वैल्यू कभी भी n की वैल्यू के बराबर या बड़ी नहीं होगी। तो 3f नहीं होता, देखो थर्ड शेल में f सब शेल नहीं होगा। अब अगर मैं तुमसे बोलूं y2d, y2d इज नॉट पॉसिबल, y2d इज नॉट पॉसिबल। सेकंड शेल में
डी सब शेल पॉसिबल नहीं है। 2D का मतलब देखो क्या हुआ, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2, नॉट पॉसिबल। n और l की वैल्यू कभी भी किसी भी एटम के अंदर बराबर नहीं होगी, l की वैल्यू हमेशा n से छोटी होगी। ये श्रोडिंगर ने निकाल के तुमको दिया हमने। l इज इक्वल टू 2 इज नॉट पॉसिबल। क्या मैं 2f, why 2f इज नॉट पॉसिबल, why 2f, तो n2 और l3, n2 और l3 इज नॉट पॉसिबल, n2 और l3 इज नॉट पॉसिबल। अब तुम यहां देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल, एक सबशेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने होंगे, तो ये होंगे 2l प्लस 1। मैक्सिमम जितनी वैल्यूज आएंगे उनमें 2l प्लस 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल विल बी इक्वल टू 2l प्लस 1। अब देखो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ एस सबशेल, कौन से सबशेल में, एस, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एसपी डी एफ सबशेल। अब एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0, 2 इंटू 0 प्लस 1, 1। तो देखो एस ऑर्बिटल सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होगा, पर पी सबशेल में कितने होंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू 3। तो पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे। डी सबशेल में 2 इंटू 2 प्लस 1, 5। एफ में कितने होंगे, 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। एक एपी बन गई है। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे बोलूं एसपीडीएफ जी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, इफ आई एम आस्किंग कि फ्यूचरिस्टिक, तो जी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 4 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 9। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल विल बी 2l प्लस 1। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां देखो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, तो जितने ऑर्बिटल आ रहे हैं उनके नंबर को तुम डबल कर दो, जितने ऑर्बिटल आ रहे हैं उनके नंबर को तुम डबल कर दो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल विल बी 2l प्लस 1। अब देखो एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए रूल्स चाहिए, हंस रूल। अब रखने के लिए रूल्स होंगे, पर पहले तो मैक्सिमम बता दिया, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू, किसके अंदर रख रहे हो तुम, एस सबशेल में, एस सबशेल में 2 इंटू 1 प्लस 1, एल की वैल्यू 0, दैट विल बी 2 इलेक्ट्रॉन। तो एफ सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। अब एस में एक भी नहीं है तो वो कहलाएगा वैकेंट, एक होगा तो वो कहलाएगा हाफ फिल्ड, और 2 हुए तो कंप्लीटली फिल्ड। एस सबशेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो ये फॉर्मूला भी तुमको याद रखना है जो श्रोडिंगर ने निकाल के दिया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल इज 2 टाइम्स 2l प्लस 1। अब मैं तुमसे बोलूं पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पी सबशेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल, तो पी सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने, यू राइट हियर 6। डी सबशेल के अंदर कितने मैक्सिमम आ सकते हैं, 10। एफ सबशेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 14। फ्यूचर के जी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 18। एच में कितने होंगे फ्यूचर के, 22। तो यू कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, you can calculate the maximum number of electron, maximum number of electron which is given by 2 times 2l plus 1। तो देखो, अब हमने n के साथ एक और क्वांटम नंबर निकाला श्रोडिंगर ने, जिससे हमें पता लगा कि एटम के अंदर शेल से, शेल्स के अंदर सब शेल से। तो तुम्हें शेल्स के बारे में जानना है तो तुम n जानोगे, सबशेल के बारे में जानना है तो l जानोगे, और उनकी एनर्जी को जानना है तो तुम्हें n और l दोनों चाहिए। अब
यहां से तुम एक और चीज देखोगे कि जो एंगुलर क्वांटम नंबर होता है वो भी क्वांटाइज है। ऑर्बिटल, ये तुम्हारा जो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड मतलब वो किसी एक का इंटीग्रल मल्टीपल है, क्वांटाइज्ड and it is given by a formula L plus 1 h upon 2 pi। अब अगर मैं तुमको बोलूं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन, 2s इलेक्ट्रॉन, 2p इलेक्ट्रॉन, 3s इलेक्ट्रॉन, 3p इलेक्ट्रॉन, 3d इलेक्ट्रॉन, 4d इलेक्ट्रॉन। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो अगर तुम एल की बात करोगे एस के लिए 0 0 प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई 0, 2s 0, 3s 0, तो किसी भी एस सबशेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी 0। अब अगर तुमने बोला 2p, तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझना है, ये बोल रहा है वो 2p, तो 2p के लिए लिखोगे तुम एल 1 प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। अब देखो अगर वो तुमसे शैल में पूछे, तुमको यहां ध्यान रखना, अगर वो तुमसे शैल में पूछे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ प्रिंसिपल शेल, angular momentum of electron in a principal shell, this is given by nh upon 2 pi। क्वेश्चन को समझना है, what is the angular momentum of electron in the 10th shell या 10th orbit, पुराने वाला पूछे जो नहीं होता तो you write it as nh upon 2 pi। पर अगर वो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल पूछे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल पूछे, देन इट इज गिवन बाय रूट ओवर, ये सब मैथमेटिकली निकाले गए, उस वेव फ्रंट को सॉल्व करके निकाले गए हैं, वेव फ्रंट को सॉल्व करके निकाले गए। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल इज गिवन बाय दिस। अब आया तुम्हारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे तुम एम से दिखाते हो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये किसके बारे में देगा? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में। अब तुम देखो एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर शेल है, न्यूक्लियस के बाहर शेल है, शेल के अंदर देखो अगर तुम्हें शेल के बारे में जानना है तो तुम किसके बारे में जानोगे? एन। अगर तुम्हें सब शेल के बारे में जानना है तो तुम जानोगे एल, और अगर तुम्हें ऑर्बिटल के बारे में जानना है तो तुम जानोगे एम से। अब देखो अब तुम एक ऑर्बिटल के बारे में अगर जानना चाहते हो, अगर तुम एक ऑर्बिटल के बारे में जानना चाहते हो तो वो वैल्यू तुम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से दिखा पाओगे। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट से जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है उनके बारे में तुमने जानना चाहा, जिससे तुमने ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को पता लगाया। तो जब तुम एक बाहर से फील्ड लगाती हो, इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिटल में रखा है वो अलग अलग ओरिएंटेशन को लेते हैं, तो तुम उन ओरिएंटेशन को पता लगा लेते हो। तो ये किसके बारे में हमको बताएगा? दिस विल टेल अस अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को दिखाएगा। अब वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एल। अब तुमको यहां पे समझना है एल की वैल्यू एन पे और एल के ऊपर एम डिपेंड कर रहा है। मतलब सबसे पहले तुम्हें एन मालूम होगा, तुम एन से एल पता लगाओगे, एल से तुम एम पता लगाओगे। अब ये वैल्यूज क्या होंगी फॉर गिवन, जो भी एन है, फॉर गिवन एल। अब तुमको एल मालूम होगा, एल की वैल्यू तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। फॉर गिवन एल
देयर आर 2l plus 1 वैल्यू ऑफ m। एक एल के लिए इसकी टोटल वैल्यूज होती हैं 2l plus 1। अब ये वैल्यूज होंगी फ्रॉम -l टू 0, 0 से +l। ये क्या लिखा सर आपने -l, क्या लिखा आपने 0, क्या लिखा आपने +l, हम क्या समझे अब बताता हूं। अब जब l 0 है, देखो जब l 0 है तो m की वैल्यू ऑफ m कितनी होंगी वो देखो, 2 into 0 plus 1 that will be 1 and that is m is equal to 0। जब भी l 0 है m की एक ही वैल्यू है और वो वैल्यू 0 है, वो वैल्यू 0। तुमको यहां से समझ आया, देखो जब मैंने बोला l 1 है तो m की एक ही वैल्यू है और वो वैल्यू 0 है। अब जब l 1 है, अब देखो जब l 1 है तो m की कितनी होंगी, वैल्यू ऑफ m will be 2 into 1 plus 1 will be equal to 5। 2 into 1 plus 1 that will be equal to 3। कितनी वैल्यूज आएंगी, 3। अब देखो अब m की क्या वैल्यूज आएंगी, -1, 0 प्लस, ये किसकी वैल्यूज हैं, m की। ये किसकी वैल्यूज हैं, m की। जो l की वैल्यू होगी, देखो l की वैल्यू -l से +l और बीच में एक वैल्यू 0 भी आएगी, बीच में एक वैल्यू यहां पर 0 भी आएगी। तो l की एक वैल्यू के लिए m की, अब मैं बताऊंगा इससे हमें क्या पता लगा। इससे हमें पता लगा कि एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं। अब देखो अगर l2 है, अगर l2 है तो वैल्यू ऑफ m कितनी होगी, that will be equal to 2 into 2 plus 1 that will be equal to 5। तो -2 -1 0 plus 1 plus 2, कितनी वैल्यूज आ गई यहाँ पे, 5। अब अगर L3 है, अब अगर तुम्हारा L3 है, यहाँ पे देखो तुमने क्या बोला, L3 वैल्यू ऑफ m, तुम फॉर्मूले से देखो दैट विल बी इक्वल टू 2 into 3 plus 1 is equal to 7। अब अगर L0 यहाँ देखो L0 है तो इसका मतलब कौन सा ऑर्बिटल हो गया, S। L1 है इसका मतलब कौन सा ऑर्बिटल हो गया, P। L2 है इसका मतलब कौन सा ऑर्बिटल हो गया, D। L3 है इसका मतलब कौन सा ऑर्बिटल हो गया, F। अब देखो जब तुम एक बॉक्स नोटेशन लोगे, अब जब तुम यहां पर एक बॉक्स नोटेशन लोगे, जब तुमने एक बॉक्स बनाया तो ये एक ही ऑर्बिटल होगा। वन बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग वन ऑर्बिटल। अब अगर तुमने यहां पर एक बॉक्स बनाया और उसके अंदर तुमने 3 ऑर्बिटल बना दिए तो ये हो गया P। यहां पर तुमने एक ऑर्बिटल बनाया, उसके अंदर तुमने 5 बॉक्स बनाए, 1 2 3 5। अब तुमने एक के अंदर यहाँ पे 7 ऑर्बिटल बनाए, 1 2 3 4 5 6। अब देखो अगर तुमने एक बनाया तो तुम इससे बोलोगे S, इससे तुम बोलोगे P, इससे तुम बोलोगे D, इससे तुम बोलोगे F। पहले तुम देखो तुमने यहाँ पे क्या लिख दिया, SPDF। अब अगर ऐसा है तो इसके लिए m की वैल्यू कितनी है, 0। इसके लिए m की वैल्यू है -1 0 +1। इधर वाले के लिए m की वैल्यू है -2 -1 0 +1 +2। इधर पर m की वैल्यू है -3 -2 -1 +1 +2 +3। अब जब तुम SPDF को लेके चल रहे हो, जब L की एक, अब देखो S का मतलब हो गया L इज इक्वल टू 0। S का मतलब क्या हुआ, L इज इक्वल टू 0। तो जब L 0 है तो M 0 है। P हुआ इसका मतलब L इज इक्वल टू 1। D हुआ इसका मतलब L इज इक्वल टू 2। F हुआ इसका मतलब L इज इक्वल टू 3। तो जब F3 है तो L की 7 वैल्यूज है 2l + 1 वाले फॉर्मूले से, तो इसका F सबशेल के अंदर ये। अब अगर ये 0 है तो तुम इसको बोल रहे हो एस सबशेल, क्या बोल रहे हो तुम इसे, एस सबशेल या एस ऑर्बिटल। तो एस सबशेल एंड एस ऑर्बिटल आर सेम थिंग। एस सबशेल एंड एस ऑर्बिटल आर सेम। एस सबशेल एंड एस ऑर्बिटल आर सेम, क्योंकि एक ही है।
पर p सबशेल एंड p ऑर्बिटल, d सबशेल एंड d ऑर्बिटल आर डिफरेंट। अब यहां पर जब तुमने श्रोडिंगर को सॉल्व करा तो तुम्हें इस ऑर्बिटल के बारे में पता लगा, ये था px, ये था py, ये था pz। किसी को भी तुम यहां पर xyz बोल सकते हो। तुम इन डब्बों में किसी भी ऑर्बिटल को px, py, pz बोल सकते हो, क्योंकि ये तीनों डब्बे एनर्जी के समय में एक बराबर, इनको इसलिए एक लेवल पे लिखा। अब यहां देखो, ये है dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और यहां पर तुमने dz स्क्वायर। ये ऑर्बिटल्स के नाम है। ऐसे एफ ऑर्बिटल्स के नाम होंगे एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स स्क्वायर वाई, ऐसे डी ऑर्बिटल के नाम होंगे। जब तुमने श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया तो तुम्हें तीन कांस्टेंट मिले, एन, एल और एम। क्या मिल गए तुमको? एन, एल और एम जैसे तीन कांस्टेंट मिल गए। यहां पर तुम्हें तीन कांस्टेंट मिले। अब देखो, अब तुम्हारे ऑर्बिटल्स दो तरह के, तुमको यहां पर एक टर्म ध्यान रखनी है। अब मैंने बोला डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल्स और नॉन डीजनरेट, डीजनरेट ऑर्बिटल और नॉन डीजनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल, या सिर्फ ऑर्बिटल्स बोला। तो डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब है सेम एनर्जी, सेम एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है, दैट इज सेम एन एंड एल, सेम एन एंड एल। द नॉन डिजनरेट का मतलब हुआ डिफरेंट एनर्जी, वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी अलग अलग है, वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी अलग अलग है, डिफरेंट एन एंड एल। सर ये क्या क्या लिख देते हो आप जल्दी जल्दी, अब मैं बताता हूँ। डीजनरेट ऑर्बिटल वो होते हैं जिनकी एनर्जी बराबर हो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो तुम यहां पर देखते हो एब्सेंस ऑफ एनर्जी एन और एन प्लस एल की वैल्यू अलग अलग हो, या एन प्लस एल सेम हो। तो इसका मतलब जब मैंने 3p लिखा, देखो जब मैंने यहाँ पे 3p लिखा, ये हो गया 3p, देखो तो n इज इक्वल टू 3 हो गया, और p इज इक्वल l का मतलब l इज इक्वल टू 1, p का मतलब हुआ l इज इक्वल टू 1। तो पहले ऑर्बिटल के लिए भी n3l1, दूसरे ऑर्बिटल के लिए भी n3l1, चौथे तीसरे ऑर्बिटल के लिए भी n3l1। तो डीजनरेट ऑर्बिटल वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में सेम एनर्जी हो जाती है, उन्हें केमिस्ट्री में तुम कौन सा ऑर्बिटल बोलते हो? डीजनरेट। अब ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट सबशेल, ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट सबशेल। अब देखो, जिनका एन और एल अलग अलग हो, 3s 3p, इनकी एनर्जी अलग अलग है। 3d इनकी एनर्जी अलग है, 2p इसकी एनर्जी अलग है, 2s। इनमें से तुम कोई भी दो उठा लो, 2p 2p, 2p 3p, 2s 2p, इनके लिए एन और एल अलग है, इसलिए इनकी एनर्जी भी अलग है, इसलिए ये नॉन डीजनरेट है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल? मुझे तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल? बताओ मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल? बेटा बताओ, डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? कुणाल, यस सर। क्या मतलब होता है डीजनरेट का? जिनके लिए, जो एक, जिनके डब्बे एक बराबर है, जैसे 3p, तो 3p में कितने ऑर्बिटल बने तुम बताओ? 3p में कितने ऑर्बिटल बने? 3। ये ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे तुम्हारे? डीजनरेट। क्या कहलाएंगे ये? डीजनरेट। अच्छा, अगर मैं बोलूं 4p, तो 4p आपस में डीजनरेट है। पर 3p और 4p के लिए, तो 3p के लिए n कितना है? 3, और 4p के लिए n कितना है? 4। तो इनके लिए अगर n की वैल्यू अलग अलग है तो इनकी एनर्जी भी अलग अलग होगी, और जिनकी एनर्जी अलग अलग होगी वो नॉन डीजनरेट होगी। जिनकी एनर्जी अलग अलग होगी वो ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे? नॉन डीजनरेट। अब एक और, इसने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन जीमान इफेक्ट, ये जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, और ये स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करता है। जब तुम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रखो, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन, स्प्लिटिंग ऑफ line in external magnetic field, line spectra in external
मैग्नेटिक फील्ड। बाहर से जब तुम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो और एक लाइन छोटी छोटी लाइनों में स्प्लिट हो जाती है तो ये कहलाता है जीमान इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होगा तो तुम बोलोगे स्टार्क इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होगा तो तुम बोलोगे, तब तुम बोलोगे स्टार्क इफेक्ट। और मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो तुम इसे कौन सा इफेक्ट बोलोगे? जीमान इफेक्ट। इसे तुम कौन सा इफेक्ट बोलोगे? जीमान इफेक्ट। अब तुम्हारे पास चौथा क्वांटम नंबर आया जिसे तुम बोलते हो स्पिन क्वांटम नंबर, जिससे तुम दिखाते हो छोटे लेटर एस से। हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है, एन, एल, एम और एस। एस जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर है। ये तुम्हारा श्रोडिंगर ने नहीं दिया था, ये तुम्हें ध्यान रखना, ये तुम्हारे को श्रोडिंगर ने नहीं दिया था। जब स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज को देख रहे थे तो यूलेनबेक और गॉडश्मिट ने दिया है। यूलेनबेक और गॉडश्मिट ने जब इलेक्ट्रॉन के कारण स्पिन प्रॉपर्टी देख रहे थे तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन की 2 स्टेट होंगी। इलेक्ट्रॉन जब वो न्यूक्लियस पे नहीं, अब इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी होगा। यूलेनबेक और गॉडश्मिट ने क्या चीज बताई? इलेक्ट्रॉन की स्पिन का मतलब है मूवमेंट अलोंग एक्सिस। एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी स्पिन करेगा। तो न्यूक्लियस के आसपास, तो अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अर्थ के मूवमेंट जैसा है। अर्थ तो एक फिक्स पाथ पे, पर इलेक्ट्रॉन का पाथ फिक्स नहीं है, पर मूवमेंट अर्थ जैसा है। ऐसे ऐसे घूमता है, अपने एक्सिस पे भी घूमता है और ऐसे ऐसे करके वो आगे बढ़ता है। एक्सिस पे मूव करते हुए वो आगे जाएगा। अब उनने बोला कि ये जो स्पिन आई, ये जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन आई, ये 2 तरह की होगी। अब उन्होंने आगे बोला एक्सपेरिमेंटली कि ये जो स्पिन है ये 2 तरह की होगी। या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज करेगा तो उसके लिए एस की वैल्यू +½ होगी और उसके लिए उन्होंने एस की वैल्यू -½ दी। यूलेनबेक गॉडश्मिट ने स्पिन क्वांटम नंबर को 2 वैल्यूज दे दी, स्पिन +½ और -½ और इसका नोटेशन ऊपर का है। अगर अपवर्ड एरो तो क्लॉकवाइज स्पिन और डाउनवर्ड एरो तो नीचे की स्पिन। अगर अपवर्ड एरो है तो ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के कारण एक नए क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया, पर वो श्रोडिंगर के इक्वेशन में कहीं नहीं था। तो देखो, अगर तुम एन, एल, एम और एम की वैल्यू निकालते हो, तुम्हें ऑर्बिटल के बारे में पता लगता है, और एस की वैल्यू निकालते हो तो उस ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन भी है। अब इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही तरह से स्पिन करेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब तुम यहां पे देखो कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is given by √4ss+1 h/2π। ये होता है h/2π। और अब s की वैल्यू होती है टोटल स्पिन। देखो, टोटल स्पिन s इज इक्वल टू टोटल स्पिन विच इज इक्वल टू n टाइम्स s, छोटा s। तो छोटे वाले s की वैल्यू क्या हो गई? n इंटू ±1/2। ये वैल्यू आ गई तुम्हारी +-1/2 है। ये वैल्यू आ गई तुम्हारी +-1/2 है। टोटल स्पिन की वैल्यू आ गई तुम्हारी +-2/n। अब तुम मैग्नेटिक मोमेंट को दिखाती हो μs से। किससे दिखाते हो बेटे? एक लेटर ग्रीक μs। तो μs हो गया √4n/2 + 1। और इसका यूनिट अब तुम बना देते हो बोहर मैग्नेट्रॉन। जब तुमने ऐसे लिखा ये क्वांटाइज बोहर मैग्नेट्रॉन, तो ये सॉल्व हो के आ गया n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। n is number of unpaired electron। देखो, अब जो पढ़ाया वो याद तो नहीं करना, पर सर कोई बहुत ज्यादा कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा कैसे हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये थ्योरी जो आपने पढ़ा दी है, इससे हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्या क्वेश्चन बनेगा और कैसे। अब मैं तुमको बताता हूं कैसे आएगा। अब मैंने लिखा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। इस क्वांटम नंबर को, ये जो आगे लिखा इससे तुम्हें पता लगा n1। ये जो पीछे s लिखा इसका मतलब हो गया l = 0। जब l 0 है तो m की a की वैल्यू आएगी 0। जब भी l 0 है m की a की वैल्यू है 0। अब
एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन दो तरीके से रखा जा सकता है। एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन दो तरीके से रखा जा सकता है, या तो ऊपर या नीचे, दोनों सही है। एक डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन को दो तरीके से लिख सकते, पर कोई एक सही होगा। अब देखो, अगर तुमने ऐसा लिखा तो s प्लस हाफ होगा, और अगर ऐसा लिखा तो s की वैल्यू माइनस हाफ होगी। दोनों सही है, पर हम बाय कन्वेंशन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विथ अपवर्ड साइन, दैट इज प्लस हाफ। अब अगर किसी भी डब्बे में पहला इलेक्ट्रॉन है तो हम उससे ऊपर लिखेंगे। तुम नीचे भी लिख सकते थे, पर हमने मान लिया कि वो ऊपर, क्योंकि प्लस हाफ या माइनस हाफ एक आर्बिटरी है। प्लस हाफ या माइनस हाफ एक आर्बिटरी सिलेक्शन था। अब देखो तुम हीलियम को 1s2, तो पॉलीज ने क्या बोला था, किसी भी एक एटम में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं होंगे। अब तुम यहां देखो, इसके लिए एन की वैल्यू कितनी है, 1। अगर एस में इलेक्ट्रॉन है तो एल की वैल्यू कितनी है, 0। अब एल 0 है तो एम की एक वैल्यू होगी 0 एल के ऊपर। अगर एल की वैल्यू मालूम है तभी तुम एम की वैल्यू को निकाल पाओगे। अब इस केस में पहला अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे है, तो ये क्वांटम नंबर। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन देखो, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एस हो गया प्लस हाफ, तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एस कितना हो गया, माइनस हाफ। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए एस प्लस हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एस माइनस हाफ। अब अगर मैंने कहीं पे लिखा सोडियम, तुमको कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा दिया था, जिनको नहीं आता वो कॉन्फ़िगरेशन की क्लास देखे, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब 11वां इलेक्ट्रॉन, सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू आई 3। अगर एस में तो एल की वैल्यू 0, अगर एल 0 है तो एम की वैल्यू 0, और अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन हो गई प्लस हाफ। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन कितनी हो गई है तुम्हारी, प्लस हाफ। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो तुम्हारी स्पिन हो गई है प्लस हाफ। राइट क्वांटम नंबर, राइट क्वांटम नंबर, राइट क्वांटम नंबर फॉर 7th इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के 7th इलेक्ट्रॉन के लिए तुम्हें क्वांटम नंबर लिखने, तो तुमने लिखा 1s2 2s2 4। तुमको हंट्स रूल मालूम है, पहले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन नंबर 7, ये है तुम्हारा 7th इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां पे है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन दिस इज 2px 2py 2pz। ये किसमें, 2px 2py 2pz। अब ये डीजनरेटिव तुम किसी को भी px py pz मान सकते थे। अब देखो, इससे तुम्हें पता लगा n हो गया 2, l हो गया 0, और अब तुम्हारी स्पिन हो गई है प्लस हाफ। अब तुमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है। जनरली हम z के लिए वैल्यू 0 कर, जिसमें भी z आ रहा है, z स्क्वायर dz स्क्वायर के लिए 0, या pz के लिए हम 0 मान लेते हैं। तो तुमने देखा नाइट्रोजन के 7th इलेक्ट्रॉन के लिए तुमने सारे क्वांटम नंबर लिख दिए। अब अगर मैं तुमको यहां पे कॉन्फ़िगरेशन लिख के दूं, राइट क्वांटम नंबर, ऑल क्वांटम नंबर फॉर 9th इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन, मैं तुमको कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे रहा हूं, तो मुझे क्वांटम नंबर बताओ। 1s2 2s2, ये फ्लोरीन के लिए लिख रहे हैं, ये अपन फ्लोरीन के लिए लिख रहे हैं। इसको टिल्ट हो गया, सीधा कर दे। वन टू, अब इलेक्ट्रॉन बिठाओ। दिस इज इलेक्ट्रॉन नंबर 5 6 7 8 एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन नंबर 9। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 9th इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन। ये कौन किसका इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का। कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 9th। तो 9th इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन के लिए एस की वैल्यू, सबसे पहले तुम देख लो एस की वैल्यू कितनी होगी, -1/2। अब ऊपर तुम यहां पे लिखो, देखो 2px 2py 2pz। अब अगर इलेक्ट्रॉन 2 पीस में है तो यहां से तुम वैल्यू लिखोगे n इज इक्वल टू 2, p में है तो l इज इक्वल टू 1। अब m की वैल्यू
कुछ भी हो सकती है, +1 -1 0 कुछ भी। पर ये y में है तो या तो तुम इसे -1 लिखोगे या तुम इसे +1 या तुम इसे 0 कुछ भी दे सकते हो। पर अगर तुमने बीच में y लिखा है तो +1 -1 कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह से तुम एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स को निकाल सकते हो। समझ में आया ये तुमको? कुणाल, कुणाल शर्मा, अनन्या नायर, ये समझ में आया बेटा? अनन्या नायर, यस सर। पक्का क्वांटम नंबर समझ में आए? यस सर। अब तुमको समझ में आ, देखो एक, जब तुम कल लास्ट क्लास में श्रोडिंगर को सॉल्व कर रहे थे तो तुम्हें 4 नंबर मिले उसके सोल्यूशन से। वो 4 नंबर एन, एल और एम, वो 4 नंबर है एन, एल और एम, जो तुम्हें एक एटम में इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती हैं। उन क्वांटम नंबर को पता लगा कि तुम इलेक्ट्रॉन किस शेल में, किस सब शेल में, किस ऑर्बिटल में, और उसकी डेजिग्नेशन या उसका ओरिएंटेशन क्या है। तो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन चाहिए तो एम, और इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन चाहिए तो तुम्हें स्पिन क्वांटम नंबर एस। पहले 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर से आए, चौथा क्वांटम नंबर एक एक्सपेरिमेंट को देख के, स्टर्न गार्लिक के एक एक्सपेरिमेंट को देख के यूलेनबेक और गॉडश्मिट ने इंट्रोड्यूस किया। ये जो तुम्हारा चौथा क्वांटम नंबर, ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताएगा, ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बताएगा, ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बताएगा। क्योंकि छोटा एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो चार वो छोटे चुंबक की तरह काम करता है। एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक छोटे से चुंबक की तरह काम करता है। क्लियर है ये पॉइंट अनन्या? अनन्या नायक, यस सर। क्लियर है ये बात तुमको? यस गर्विश सर। शर्मा, गर्विश शर्मा, ये क्लियर है तुमको? यस सर। अथर पांडे, अथर पांडे, अथर पांडे, तुमको क्लियर है? कहाँ है तुम्हारा माइक? ऑफ क्यों है? वीडियो भी ऑफ है, माइक भी ऑफ है, पढ़ भी रहे हो या बाहर हो गया? अथर पांडे, हाँ सर पढ़ रहा हूँ, बट मेरा साथ थोड़ा कनेक्शन स्लो चल रहा था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? हाँ सर, कंफ्यूजिंग है चैप्टर, बट आ रहा है सर समझ में। देखो सर तुमको एक, क्लास को समझ में आ रहा है सर। हाँ देखो, वो जो श्रोडिंगर ऑर्डिंगर थे वो तो बहुत ही खतरनाक चीज थी, उनको समझना नहीं है क्वेश्चंस के लिए, पर ये क्लास तो समझने वाली भी और अप्लाई करने वाली भी थी। तो यहाँ पर अब मैंने तुम्हारा एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में सिखा चुका हूं, तो यहाँ पर तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया है खत्म। नेक्स्ट क्लास से अपन पीरियोडिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं, तो थ्योरेटिकल चैप्टर रहेगा तो तुम्हारे लिए समझना पढ़ना दोनों आसान रहेगा। क्लास समझ में आई बेटा तुमको ये? यस सर। सर जिस क्लास में आपने श्रोडिंगर का डेरिवेशन समझाया था हाँ सर, वो बिल्कुल ही नहीं समझ आई थी सर, बट उसकी अगले क्लास से समझ आ रहा है। ठीक है, तो श्रोडिंगर को तुम्हें डिराइव करना भी रिकॉर्ड भी कर लिया सर, ताकि बाद में देख पाऊँ। वैसे ही ठीक मेरा है, कनेक्शन स्लो है तो बहुत थोड़ा फंस के आ रही थी आवाज। ठीक है, पर अभी तो समझ में आया, आज की क्लास तो समझ में आई है? यस सर आई, मतलब श्रोडिंगर के डेरिवेशन के मुकाबले सर काफी इजी था। यस बस सर। ये आसान है। अब आने वाली सारी क्लासेस बहुत आसान है और इंटरेस्टिंग भी। एक बार हम श्रोडिंगर से बाहर निकल गए, हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, तो आने वाली क्लासेस बहुत आसान और इजीली हम समझ सकते हैं। अब हम अगली क्लास में मिल रहे हैं और आगे पढ़ेंगे। आज जो मैं ये क्लास का जो लेक्चर है ये तुम्हें नोट्स जो है ऐप में शेयर कर दूंगा, वीडियो तुम्हें यूट्यूब पे डाल दूंगा। अगर रिवीजन के लिए देख रहे हो तो एज इट इज डालूंगा, तो उसमें तुम्हारे से की हुई बातें भी दिखती है, तो तुम उनको वहां पे वीडियो रोक रोक के पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं रोकता नहीं हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ाता जाता हूँ, तुम वहां पर भी चाहो तो यूट्यूब पे देख के रोक रोक के वीडियो लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, सारी चीजें तुम्हें अवेलेबल रहेंगी। तो मैं क्लास को यहीं पे रोक रहा हूँ, अपना ध्यान रखना, और पूरे चैप्टर को अब बैठ के एक बार थॉरोली रिवाइज कर दो। मैं किसी एक दिन 2 घंटे में पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर तुमको रिवाइज करा दूंगा। मैं पूरे क्वांटम नंबर राइट फ्रॉम Dalton theory to quantum number to electronic configuration, Schrodinger equation, Heisenberg, de Broglie 2 घंटे में पूरा पढ़ा दूंगा। मे बी कि नेक्स्ट संडे, कमिंग संडे को या उसके
अगले मंडे में 2 घंटे के अंदर टेस्ट से पहले तुमको ये पूरा टॉपिक रिवाइज कराऊंगा, तब तुम्हें पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी मैं क्लास को यहीं पे बंद कर रहा हूँ। गुड नाइट, अपना ध्यान रखना है सर। तुमको। हाँ बोलो। सर मैंने जब ज्वाइन करा था सर, डी ब्रॉगली इक्वेशन चल रहा था उस टाइम अच्छा, पे। उसके पहले के इक्वेशन तुमको, उसके पहले के लेक्चर यूट्यूब पे डले, तो तुम ओके। वहां से देख लो। तुम्हें जो नहीं आता, तुम इंस्टीट्यूट में आते हो भी, आजकल विजिट कर रहे हो क्या? यस सर, मैं आता हूँ, आज भी आया था मैं, हाँ फिजिक्स तो की तुम एक्स्ट्रा क्लास तो, लेने आता हूँ, पहले तो का तुम छूटा। हाँ तो तुम मुझसे वहां पूछ लिया करो और वहां पे देख लो यूट्यूब पे। हाँ ओके सर। ठीक। सर फर्स्ट चैप्टर भी है यूट्यूब पे? हाँ पूरा है, पूरा जो पढ़ा है वो पूरा है अभी तक। अच्छा अभी तक ओके मैं सर, मैं यूट्यूब पे धीरे एक दिन में एक वीडियो करके कवर करता जाऊंगा सर, और मैं कर आता हूँ हाँ जाओ, तो सर बिल्कुल आ आपसे जाओ, पूछ लिया करूंगा। बिल्कुल बेटा। ठीक है, ओके सर। चलो। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।